हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा का बहुत अच्छे होगे। आज का मेरा जो वीडियो है क्लास 9th का लेसन फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्या इसमें हेडिंग है हमारा, द्रव्य पदार्थ। देखिए द्रव्य पदार्थ होता क्या है। इसमें द्रव्य और पदार्थ, पदार्थ वह चीज है जिससे कोई वस्तु बनी होती है, मतलब जिससे भी कोई वस्तु बनी होती है और जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब आप जो चीजें आप देख देख सकते हो या आप देख सकते हो या छू सकते हो, वो सभी चीजें क्या है, वही पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे अभी उसे हम पदार्थ कहते हैं। मतलब आप जो चीज आप जैसे कि लकड़ी लकड़ी टीवी, कोई सा सामान वस्तु, इंसान, बादल, धुआं, ये सब क्या है, सब कुछ आप देख ले रहे हो ना, वो सारी चीज क्या है, पदार्थ है। इसको विज्ञान के भाषा में देखिए क्या लिखना है आप, कहना है पदार्थ वो है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब पदार्थ कह रहे हैं जिसका, जैसे मान लीजिए कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, अगर वो इंसान खड़ा रहेगा तो कुछ पीछे का भाग तो नहीं दिखाई देगा ना, मतलब उतना जगह तो घेर लिया ना, तो इसका मतलब वहाँ कुछ है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे किताब हो गया, जैसे किताब हो गया, किताब हमारा क्या होता है, किताब अगर हम कहीं रख दें तो पीछे का भाग दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसमें हम पीछे का भाग नहीं देख सकते क्योंकि वहां पे कुछ है, वो घेरा हुआ है, वो सब कुछ पदार्थ ही है। ठीक है, अब इंग्लिश में हम इसको क्या लिखे हैं यहां पर, मैटर इज एनीथिंग दैट मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, इट द फिजिकल सब्सटेंस फ्रॉम विच सब ऑब्जेक्ट आर मेड। इसको जो हिंदी में है ना, सेम इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे कह रहे इट कैन बी सीन टच एंड फेल्ट, मतलब इसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, कह रहे हैं। फिर क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, दिस इज कॉल्ड ऑफ मैटर। मतलब ये भी यही कहना चाहता है, जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। आप हर एक चीज देख सकते हो, ब्लैक बोर्ड है, कॉपी है, किताब है, खिड़की है, पंखा है, कपड़ा है, इंसान है, बादल है, सब चीजें पदार्थ ही तो है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पदार्थ समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका हम आगे का हेडिंग देखेंगे। यहां पर आगे का हेडिंग हम देखते हैं, इसमें क्या है स्टूडेंट, द्रव्य की भौतिक अवस्था है, मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो हम जानते हैं कि द्रव्य या पदार्थ का 3 अवस्था होती है। पहला क्या है, ठोस अवस्था होता है, दूसरा ठोस अवस्था होता है, दूसरा द्रव्य अवस्था होता है, तीसरा गैस अवस्था होता है। तो आइए कि करके स्टार्ट। पहला क्या है, ठोस अवस्था। कह रहा है ठोस द्रवों का निश्चित आकार और आयतन होता है, और सेम इसको इंग्लिश में भी इसे ट्रांसलेट किए हैं, आप इसको रीड करोगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद कह रहा है इनके कण बहुत संघन होते हैं और एक दूसरे को निकट होते हैं। कह रहा है इनके जो कण होते हैं ना, बहुत संघन होते हैं, मतलब एकदम टाइट होता है। जैसे ठोस अवस्था बता दें, जैसे लोहा हो गया, आपका ईटा हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ठोस अवस्था है। ठीक है, अब इनके एक केवल कंपन गति करते हैं, स्थिति नहीं बदलते। कह रहा है ये खाली हिल डुल, मतलब कंपन कर सकता है, अपने एक जगह दूसरे जगह नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए पत्थर है, पत्थर ऑटोमेटिक एक जगह दूसरे जगह जा सकता है नहीं, ईटा जा सकता है नहीं, ये खाली मतलब अपने एक जगह दूसरे हिल डुल चल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं लकड़ी, बर्फ, पत्थर। ठीक है, आप इसको रीड करेंगे। अगला हेडिंग देखिए यहाँ पे, द्रव्य अवस्था। ये द्रव्य अवस्था क्या है देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे द्रव का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं। कह रहे हैं स्टूडेंट बता दे द्रव्य अवस्था क्या होता है। द्रव्य अवस्था उसे होते हैं मतलब जो बहता हो, जो बह जाता हो। ठीक है, जो बहता हो, जैसे पानी, जल, दूध, तेल, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सब बहने वाला चीज है। जो चीज बहेगा वही द्रव्य है। देखिए क्या इसमें क्या कह रहा है, द्रव की
निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए आप इसे रीड करोगे और कॉपी में नोट करोगे। उसके बाद ये अपने पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। कण ढीले होते हैं और आपस में फिसल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पानी क्या है, ढीले हैं, दूध तेल और ये सब क्या इस एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे भी लिखे हम, यहाँ पे जल है, दूध है, तेल है, ये सब क्या है, ये द्रव है। ठीक है, मतलब जो चीज बहता है उसे द्रव कहते हैं। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला हेडिंग की गैस अवस्था। तो गैस अवस्था क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अब गैस अवस्था है। यहाँ पे देखिए गैस अवस्था क्या होता है, यहाँ पे गैस अवस्था है। ये गैस क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस अवस्था है। बता दें आपको, मतलब जो उड़ जाए उसी को गैस होता है। जैसे ऑक्सीजन हवा में उड़ता है ना तो गैस है, हाइड्रोजन भी ना गैस है, वो भी गैस क्योंकि वो भी उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, नाइट्रोजन ये सब हमारा गैस है। तो ये गैसेस की अवस्था पढ़ते हैं। कह रहे गैस का ना तो निश्चित आकार होता है, न ही निश्चित आयतन होता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आप लोग रीड करोगे, कॉपी में नोट करोगे। कह रहे पूरे पात्र में फैल जाती है। फिर कह रहा है कण बहुत दूर दूर होते हैं और तेजी से गतिशील होते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ऑक्सीजन क्या है, ये बहुत इसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं और ये बहुत तेजी से गति करके भागते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, डाइऑक्साइड, मतलब ये क्या गैस अवस्था है। अब आगे अगला हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है, मतलब तीन अवस्था का छोड़ के दो और अवस्थाएं गैस हैं। आइए उसको भी, क्या दो अवस्थाएं उसको भी पढ़ते हैं। जो इसको चौथा और पांच, असल में तीन होते हैं लेकिन चौथा और पांचवा हम इसको भी ऐड करेंगे। पहला क्या है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, कह रहा है यह आयनित गैस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जैसे सूरज और तारों का पदार्थ। एग्जाम्पल तौर पे सूरज और तारों का पदार्थ। कह रहा है ये गैस तो होती है लेकिन आयन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं ये। ठीक है, और तीसरा हमारे पांचवा हमारा लास्ट है बोस आइंस्टीन का संघनन। ठीक है, इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इसी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किए। इसे भी देखते हैं हम, ये क्या होते हैं। कह रहा है यह अत्यंत कम तापमान पर पाए जाने वाला पदार्थ की अवस्था है जिसे में कण एक साथ क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किए, दिस इज स्टेट ऑफ मैटर इन एक्सटर्नली लो टेम्परेचर्स वेयर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट। एग्जाम्पल तौर पर यहाँ लिखे हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है जैसे हीलियम गैस को अधिक ठंडा करने पर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से रीड करोगे। फिर हम आगे, ये तो था गैस का हमारा पांचवा। वैसे तीन होता है गैस का, लेकिन हम पहला क्या ठोस है, दूसरा क्या द्रव्य है, तीसरा हमारा क्या है गैस है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त दो और गैस होता है, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन संघनन। ये पांचों को आप रीड करोगे और तैयारी भी करोगे। ठीक है, अब अगला स्टार्ट करते हैं हम। अगला हेडिंग गलन। यहाँ पे हमारा क्या है गलन। देखिए इसको इंग्लिश में मेल्टिंग बोलते हैं। क्या होता है, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करके द्रव में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। समझा रहा स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है जब कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करके द्रव में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। मतलब जो कोई ठोस है, मतलब मान लीजिए ठोस है, जैसे हम मान लीजिए बर्फ को सिली रख दिए। ठीक है, बर्फ है, बर्फ को हम कहा कि जैसे हम गर्म करेंगे तो ये क्या चीज द्रव में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं गलन कहते हैं। मतलब गलन कहते हैं। जो चीज गल जाएगा उसे क्या कहते हैं, जो उस गलन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये बर्फ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बर्फ अगर गलाएंगे इसको गर्म करके क्या द्रव्य में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला हेडिंग है गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है, जिस निश्चित तापमान में कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। इसमें भी सेम वही कह रहा है जब कोई ठोस चीजें द्रव्य में
बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपको द्रव्य में, जैसे क्या है हमारा बर्फ है, बर्फ को अगर जैसे उसको गर्म होता है पहले उसको पानी में, द्रव्य में पानी में क्या होता है, बदलना चालू कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए उदाहरण तौर पे, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल कर पानी बन जाता है। तो ये क्या, ये तो हमारा गलनांक है ही। तो गलन और गलनांक के मतलब होता है कोई ठोस चीजें द्रव्य में बदल जाना। जैसे बर्फ है, जैसे उसको क्या, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव्य में, द्रव्य के रूप में बदल जाएगा। द्रव्य मतलब आपको जानते हो पानी वानी, ठीक है, उसके रूप में बदल जाएगा। अब देखिए इसके अगला हेडिंग हम क्या पढ़ते हैं, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है गुप्त ऊष्मा, कह रहे जब कोई चीज मतलब जैसे बर्फ, जब कोई बर्फ पिघल कर पानी बनती है या भाप बनता है तब वो ऊष्मा लेती है, लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ता है। इस छुपी हुई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए कहना क्या चाहता है, कह रहा है जैसे बर्फ है, बर्फ अगर पिघलेगा, बर्फ अगर पिघलता है ना, बर्फ जैसे ही पिघलता है तो पानी भाप बनता है। ठीक है, पानी बनेगा या तो भाप बनता है। तब जब भाप, पानी और भाप बनता है ये, तो क्या उसमें ऊष्मा दिखाई देता है क्या, मतलब जो उसमें ऊष्मा जो आग होता है वो दिखाई देता है क्या, कि हाँ जल रहा है, इसको बन रहा है, नहीं दिखाई देता है वो, तो क्योंकि वो छुपा होता है। तो वही कर, इसी छुपी हुई ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेम यहाँ पे फिगर हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिगर है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसको, ये बर्फ है, जैसे इसको गर्म किया है तो क्या ये पानी और ये भाप बनना है। ठीक है, अगर जैसे हम इसमें क्या बर्फ रखे तो पानी और भाप बनना है, लेकिन गर्म जो उष्मा से ये हीट हो रहा है वो उष्मा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, भाप बनना है और ये गल जा रहा है। ये जो उष्मा जो छुपा हुआ रहता है ना, इसी को हम, छुपी हुई उष्मा को हम गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ पिघलता है, आपको बर्फ बर्फ जो होता है, बर्फ पिघल रहा है तो क्या उसमें वो पिघलता है तो आपको उसमें कुछ हाइड्रोजन मतलब आग दिखाई देता है, नहीं, वो छुपा रहता है आग, हमको बस महसूस होता है ये पिघल रहा है, तो उसी को तो, और उसका जो उष्मा होता है वो छुपा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग अब देखते हैं। फिर यहाँ पर यानी यह उष्मा अंदर के काम करती है, अंदर काम करती है, जिसका पदार्थ अवस्था बोलते हैं, जैसे ठोस या द्रव गैस में। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम सरल भाषा में लिखा है, जो ये की पॉइंट है, कह रहा है बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, वो पिघल कर पानी बन जाती है, लेकिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, कह रहा है वो बर्फ जो है गर्म जब होता है, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस गर्म करे, मतलब एकदम 0 डिग्री से गर्म होता है, वो तो बर्फ तो पिघलता है, लेकिन हमको ये नहीं दिखता है वो आग से जो उष्मा मिल रहा है उष्मा है कहाँ, लेकिन बस महसूस होता है हाँ ये पिघल रहा है, लेकिन ये तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। दूसरा, यहाँ पानी को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करो, वह भाप बनता है, पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। पानी को भी गर्म करेंगे तो, लेकिन पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो लेकिन वो भाप बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा उष्मा। ठीक है, इसी को मतलब आसान भाषा बोल दे, जो अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, भाप और द्रव में बदल जाता है, लेकिन उसमें जो जब वो पिघल रहा तो हमको उसमें तो उष्मा दिखता नहीं हो, जो छुपा हुआ उष्मा रहता है ना, उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, या गुप्त उष्मा कहते हैं। अगला हेडिंग क्या है, हिमीकरण, जिसे इंग्लिश में हम फ्रीजिंग कहते हैं, हिमीकरण। इसमें क्या है, जब कोई द्रव पदार्थ होकर ठोस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। क्या करें, जब कोई द्रव्य पदार्थ ठंडा होकर ठोस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पानी है, द्रव्य यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई द्रव्य मतलब पानी,
क्या क्या जो पानी है ये ठंडा होकर किस में बदल जा रहा है, ठोस में बदल जाता है, मतलब बर्फ में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम क्या करेंगे, ये यहाँ फिगर हम यहाँ दिए भी हैं, ये क्या है, पानी है। पानी क्या हो रहा है, पानी अब इसमें क्या हो रहा है, बर्फ में बदल जा रहा है। ठीक है, जैसे ये पानी को, ये ठोस है ना, पानी क्या है, द्रव है। जैसे ये ठंडा हो रहा है तो ये किस में हो जा रहा है, बर्फ में चेंज हो रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, हिमीकरण या फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे पानी को हम क्या फ्रीज में रखते हैं, पानी को, और उसको अगर वैसे ही छोड़ दे 2-3 घंटा तो क्या बन जाता है, बर्फ, ठोस बन जाता है, मतलब सॉलिड बन जाता है। तो इसी सॉलिड की बनने की प्रक्रिया को हम फ्रीजिंग या हिमीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, आया होगा। अब थोड़ा इसकी और आगे देखें। इसमें क्या है स्टूडेंट, फिर कह रहा है हिमांक, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कह रहा है वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, जिस पर कोई द्रव ठोस बदलता है, मतलब वही है हिमीकरण। यहाँ क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स इनटू ए सॉलिड। जैसे कहा कि ये भी वही है, मतलब जो पानी होता है ठोस अवस्था में सीधे बदल जाता है, इसी को हम हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मतलब पानी को हम बर्फ में बदल गया, उसको क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हम की पॉइंट, यहाँ पे एक की पॉइंट स्टार लगा के लगाए हैं। कह रहा है हिमीकरण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ऊष्मा शोषी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो ऊष्मा को क्या करता है, मतलब एनर्जी को, मतलब आग को, मतलब हाइड्रोजन को लेता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। अगर बर्फ और पानी अब सोखेगा तो क्या बनेगा, तो द्रव ही तो बनेगा, बल्कि यह ऊष्मा निष्कासन द्वारा होती है। अब अगला हेडिंग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्वथन। क्वथन मतलब बॉइलिंग। कह रहा है जब किसी द्रव को गर्म करने पर वह तेजी से वाष्प में बदलने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। स्टूडेंट इसमें कहना क्या चाहता है, यहाँ पे थोड़ा सा और हम स्क्रॉल डाउन करके ऊपर चलें। ठीक है, कह रहा है जब किसी द्रव को गर्म करने पर वह तेजी से वाष्प में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं, मतलब क्वथन कहते हैं। जैसे बॉइलिंग, इसे क्या कहें, देखिए ये जो है ना, आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर, ये क्या होता है, ये पानी है, कोई द्रव्य है, द्रव्य मतलब पानी। इस पानी क्या कर रहा है, जैसे ही इसको गर्म कर रहे हैं ना, तो क्या तेजी से क्या कर रहा है, ये तेजी से क्या कर रहा है, वाष्प में, मतलब भाप में बदल रहा है। क्या भाप निकल रहा है, दिखाई दे रहा है, भाप में बदल जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बॉइलिंग या क्वथन कहते हैं। मतलब अगर हम द्रव्य या पानी को गर्म करें तो गर्म करने पर ये भाप में बदल जाता है। यहाँ पे भाप में क्या हो रहा है, बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए, आप लोग रीड करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जिस भाषा में समझ आए वो भाषा आप लिखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे एक और लिखिए, यह तब होता है जब द्रव्य का तापमान उसके क्वथन तक पहुंचता है। उम्मीद करते हैं क्वथन समझ में आए। क्वथन का मतलब क्या होता है, पानी को गर्म करने पर क्या होता है, भाप में बदल जाता है, उसी को क्वथन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, क्वथनांक, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कह रहे हैं वह निश्चित तापमान जिस पर द्रव्य तेजी से गैस में बदलता है। अभी आपको क्वथना बताए ना, मतलब कोई द्रव्य है, मतलब लिक्विड है, वो क्या हो रहा है, सीधे मतलब वेपर में चेंज हो रहा है, मतलब भाप में चेंज हो जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथन कहते हैं। इसको सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए, आप इसको वॉच करोगे और देखो। एग्जाम्पल था, तो यहाँ उदाहरण लिखे, यहाँ पर पानी 100 डिग्री से उबल कर भाप में बदलता है, इसी प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन इस पे करें, सेम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे की पॉइंट है। कह रहे क्वथन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, प्रक्रिया है। क्या कहता है, ऊष्मा बाहर करता है स्टूडेंट, क्या है, मतलब ऊष्मा को क्या करता है, बाहर करता है। ऊष्मा क्षेपी उसे कहता है जो ऊष्मा को बाहर करता है, ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा को लेता है। अब अगला हेडिंग देखिए, इसमें क्या अगला हेडिंग स्टूडेंट, ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन होता क्या है, कह रहा है ऊर्ध्वपातन, जिसको हम इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। कह रहा है ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में गए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और पुनः गैस से सीधे ठोस में
बदल जाता है। तो स्टूडेंट मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे हम फिगर द्वारा समझेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या कह, जैसे क्या यहाँ पे कोई, यहाँ पे हम क्या है कह रहे, द्रव एक भौतिक पदार्थ जिसमें कोई ठोस पदार्थ, ये क्या हम ठोस लिए, ठीक है, ठोस लिए है ना। इस ठोस को, इस ठोस है ना यहाँ पे, इस ठोस पे कह रहे कोई ठोस पर बिना द्रव अवस्था में गए, मतलब ये ठोस है, ये ठोस मतलब द्रव में नहीं जाता है, सीधे गैस में ही परिवर्तन हो जाता है, सीधे गैस में। जैसे ये क्या है, ठोस है, जब ये जैसे इसको हीट करते हैं, मतलब इसको जलाते हैं, तो सीधे क्या होता है, गैस में, गैस के रूप में ये परिवर्तन हो जाता है। इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कपूर, क्या होता है कपूर, यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे आपको दिखा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, कोई सॉलिड चीज है, अब इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं ना, सीधे ये गैस बन जाता है। ये क्या बन जाता है, यहाँ पे गैस बन जा रहा है। जैसे कपूर, यहाँ पे कपूर है ना, कैंपर, कपूर को अगर हम जलाएंगे, जलाते हैं तो क्या है, तो ये सीधे क्या होता है, गैस में ही बदलता है ना। जैसे जलाएंगे सीधे क्या होता है, क्या वो पानी बनता है क्या, लिक्विड नहीं, लिक्विड नहीं बनता है, सीधे क्या होता है, गैस के रूप में खत्म होने लगता है, ठीक है। और जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या हुआ, मोमबत्ती भी क्या है, मोमबत्ती को हम जलाएंगे सीधे क्या होगा, मतलब गैस के रूप में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आयोडीन, पी के सूखी बर्फ, अगर ये सब ठोस चीजें अगर हम इसको जलाते हैं तो सीधे क्या होता है, गैस में परिवर्तन, सीधे गैस में बदल जाता है, ना कि ये लिक्विड में बनेगा, ठीक है। मतलब जब किसी ठोस को जलाते हैं तो क्या होता है, सीधे गैस में बदल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब ठोस से गैस में बदलना, बदल जाए, उसी का कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। जैसे एग्जाम्पल तो कपूर, कपूर को हम जलाएंगे तो क्या होगा, सीधे जलाते हैं तो सीधे गैस, गैस बन के उड़ने लगता है, ठीक है, समझ आ रहा है। और कैंडल, मतलब कैंडल, कैंडल को अगर हम जलाएंगे तो वो भी क्या होता है, सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो, वो लिक्विड में नहीं जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे सब लिखे हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब अगला हेडिंग देखें, फिर यहाँ पे कह रहे हैं ऊर्ध्वपातन का यूज, यहाँ देखिए कह रहे हैं ऊर्ध्वपातन का उपयोग कर अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने के लिए, क्या होता है, खराब पदार्थ जो होते हैं शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब सब्लिमेशन का। फिर क्या रहा, नेफ्थलीन गोलियों का उपयोग कपड़े की सुरक्षा के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बिना पिघले वाष्पित हो जाती है, ठीक है। सेम इसको इंग्लिश में भी यहाँ ट्रांसलेट किए हैं, आप इसको वाच करके नोट डाउन करो कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट। मतलब समझ गए ऊर्ध्वपातन का, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, मतलब किसी सॉलिड को, सॉलिड को अगर जलाएं तो सीधे गैस में परिवर्तन हो जाए, जैसे कपूर हुआ, कैंडल हुआ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला हेडिंग हमारा क्या है, संघनन। संघनन, संघनन क्या होता है ये देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। कह रहे जब हवा में मौजूद भाप गैस ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती और पानी की बूंदे बन जाती है, तो इसे संघनन कहते हैं। आसान बात बताएं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या गैस है ना, ये गैस क्या है, हवा में गैस है, ये अगर जैसे ये ठंडा होता है, ठंडा होता है, ठंडी हो, कह रहे हैं अगर हवा में मौजूद भाप गैस क्या हो, ठंडा हो जाता है, तो ये क्या होता है, द्रव में लिक्विड बन जाता है, मतलब पानी बन जाता है। जैसे मान लीजिए बारिश हुआ, बारिश क्या होता है, भाप बनता है ना, भाप बना, भाप मतलब गैस बन गया, गैस, वही गैस क्या होता है, बादल बनाता है, फिर वही गैस क्या लिक्विड बन के धरती पर पानी के रूप में गिरता है। मतलब बता दें, मतलब गैस से जो चीज पानी बनता हो उसी के संघनन कहते हैं, मतलब कंडेंसेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। आई होप आप समझे, मतलब गैस से क्या होता है, गैस से सीधे क्या बने, लिक्विड बन जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा इसके उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। कह रहे एग्जाम्पल उदाहरण, कह रहे ठंडी बोतल में पानी की बूंदों को जमना, ठीक है। ठंडी बोतल क्या है, ठंडा बोतल है, अब उसमें क्या होता है, पानी के रूप में जम जाना, क्या उसमें गैस रहता है ना, अब उसमें पानी के रूप में जम जाता है। फिर क्या, बादल से बारिश से गिरना, हम क्या बताएं, बारिश का पानी क्या होता है, पहले भाप बनाता है, भाप बन के भाप बादल बनता है, वही क्या होता है, द्रव में चेंज होकर लिक्विड पानी के रूप में धरती पे गिरता है, ठीक है।
फिर उसके बाद कह रहा है घर में कूलर चलाते समय निश्चित खिड़की पानी जम जाना। देखते हैं जब घर में जब कूलर चलता है तो हवाई तो रहता है, भाप तो रहता है, लेकिन हमारे अगल बगल क्या होता है, पानी जम जाता है, मतलब द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे की पॉइंट आपको दिए हैं, गैस। गैस क्या होता है, ठंडी होकर होकर द्रव में द्रव गैस गैस पे ठंडा होता है, फिर द्रव द्रव में द्रव जब बन जाए इसी को संघनन कहते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग क्या होता है, वाष्पीकरण, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए वाष्पीकरण क्या होता है, कह रहे हैं जब कोई तरल, जैसे तरल मतलब लिक्विड की बात कर रहा है स्टूडेंट, जब कोई तरल जैसे पानी, गर्मी या हवा की मदद से धीरे धीरे सूखता है यानी भाप बनकर उड़ जाता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर द्वारा समझो स्टूडेंट, आप समझ जाओगे क्या होता है। ये द्रव्य है ना, मतलब जब पानी कोई होता है, यही लिक्विड पानी, पानी क्या होता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है, किसमें, गैस में। मतलब क्या होता है, जब पानी को जब क्या होता है हीट गर्म होता है तो क्या होता है, भाप गैस बन जाता है, गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, गैस बन के जब उड़ जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज़ सूख जाता है। ठीक है, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर याद है, गीले कपड़ों को धूप में सूखना, जैसे कपड़ा क्या होता है, गीला होता है ना, अब इसको जैसे धूप में अगर रखेंगे, ठीक है, तो उसका जो पानी है भाप बन के उड़ जाएगा और कपड़ा क्या होगा, सूख जाएगा, उसी को तो इवेपोरेशन कहते हैं, मतलब वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, पानी के खुले बर्तन धीरे धीरे उड़ जाना। जैसे पानी क्या है, पानी के खुले बर्तन क्या, बर्तन में अगर पानी रखें धीरे धीरे क्या होता है, पानी उड़ जाता है, तो मतलब इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे समुद्र या तालाब से पानी उड़कर भाप बन जाना। ठीक है, मतलब सब पानी क्या होता है, समुद्र तालाब में पानी में से छोड़ देखते हो ना, पानी क्या होता है, वो तालाब क्या होता है, सूख जाता है, मतलब भाप बन के उड़ गया, तो वो क्या हो गया, इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब पानी को जहाँ, पानी जो होता है ना, पानी अगर सूख जाए, पानी उड़कर भाप बन के उड़ जाए और वो पदार्थ क्या सूख जाता है, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कपड़ा गीला है, अगर हम उसको छोड़ दे वैसे ही, तो क्या पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन कपड़ा सूख गया, इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे की पॉइंट हम दिए हुए हैं, यहाँ पे मुख्य बात है, क्या है, लिक्विड हीट गैस इवेपोरेशन। क्या पानी क्या करता है, गर्म करता है तो ये गैस बन के उड़ जाता है, इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, फैक्टर्स इफेक्टिव इवेपोरेशन। आइए देखते हैं क्या होता है। ये क्या होता है, ये निम्न प्रकार का होता है। पहले का सतह क्षेत्र, मतलब सरफेस एरिया। कह रहा है जितनी अधिक सतह खुलेगी वाष्पीकरण उतना तेज होगा। कह रहा है थाली में पानी जल्दी सूखता है, थाली में पानी जल्दी सूखता है गिलास की तुलना में। जैसे गिलास में क्या होता है, थाली में स्टूडेंट, थाली क्या होता है, चौड़ा होता है, तो उसमें पानी पूरा छिटा जाता है, वो जाहिर सी बात है वो आज जल्दी सूख जाएगा। लेकिन गिलास का पानी जल्दी नहीं, क्योंकि गिलास में तो एकदम भरा हुआ रहता है ना ऊपर मोटाई से, इसलिए जल्दी से वो नहीं सूखता है। दूसरा क्या है, तापमान, टेम्परेचर। क्या है, जितना अधिक तापमान होगा वाष्पीकरण उतना तेज होगा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जितना तेज धूप होगा उतना ही तेजी से कपड़ा सूखेगा। तो वही तो कह रहा है, जैसे उदाहरण तौर में गर्मी में पानी जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हवा की गति, कह रहा है वाइंड स्पीड, तेज हवा वाष्प को उड़ा देती है, जिससे नया पानी भाप बना लगता है। जैसे पंखे के नीचे कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, हवा के गति से भी क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है, भाप पानी क्या होता है उड़ जाता है, कपड़ा क्या सूख जाता है। चौथा क्या है हमारा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, यदि हवा पहले भाप से भरी है तो वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। बरसात के मौसम कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि हवा में क्या होता है, भाप रहता है, क्योंकि बादल घिरा हुआ है तो जाहिर से भाप रहता है, भाप क्या होता है, पानी रहता है, तो वाष्पीकरण बहुत धीमा हो जाता है, जिससे बरसात के मौसम में कपड़े बहुत धीरे सूखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका आगे का देखिए, लास्ट है ये, आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसमें क्या द्रव की प्रकृति और नेचर। कह रहा है यह तरल के वाष्पीकरण द्वारा अलग होती है। कह रहा है एथेनॉल पानी से जल्दी उड़ जाता है।
क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल वोट्रोल हुआ स्टूडेंट, उसको इसको ज़्यादा धूप की उतना ज़रूरत नहीं है, फटाफट ऑटोमेटिक उड़ जाता है, ठीक है। जैसे एथेनॉल पानी से जल्दी उड़ जाता है। और यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आप लोग से भी इसको उतारोगे और रीड करोगे। स्टूडेंट हिंदी और समझाने का मतलब था, आप इंग्लिश में भी दिया हूँ, हिंदी में आप समझे और इंग्लिश में आप लोग उसी चीज़ को ट्रांसलेट करें और समझे और लिखे भी। आशा करता हूँ ये सभी वीडियो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको इस लेसन का नोट्स चाहिए तो कमेंट में मुझे बस आप अपने कमेंट चाहिए, बस लिखिए सर नोट्स चाहिए, ठीक है। नोट्स चाहिए और अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दीजिए, हम वहाँ पे आपको नोट्स इस लेसन का दे देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अब सेकेंड लेसन केमिस्ट्री का फिर से अगला वीडियो बनाऊंगा।